नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा, जिनसे लोकसभा की अपडेट लेंगे। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कृति मिश्रा जो हमें बताएंगी राज्यसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कृति भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी जानकारी लेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं राज्यसभा से बीजेडी के माननीय सांसद सस्मित पात्रा जी भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वर्चुअली जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के एजेंडे में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। इस विधेयक के जरिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा एजेंडे में शामिल है। खेलों की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पर आगे की चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन रिकैप के जरिए डाल लेते हैं एक नजर दोनों सदनों में कल हुए कामकाज पर। लोकसभा से सोमवार को कार्रवाई में बाधा डालकर नियमों का उल्लंघन करने की वजह से नियम 374(2) के अंतर्गत 4 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला रजत दिलवाने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई। राज्यसभा में संगीत निर्देशक इलैयाराजा ने सांसद के रूप में शपथ ली। साथ ही राज्यसभा में भी भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला रजत पदक दिलाने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा हुई। कई सांसदों ने विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। और अगर संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज लोकसभा में क्या है खास। लोकसभा के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर आज सदन में चर्चा होगी। इस विधेयक को किरेन रिजिजू सदन में रखने वाले हैं। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के तहत चर्चा भी सूचीबद्ध है। भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 31 मार्च 2022 को शुरू हुई चर्चा को सदन में आगे बढ़ाया जाएगा। इस चर्चा को सदन में सांसद गौरव गोगोई ने उठाया था। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा में संसदीय समिति के विवरण, प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी सूचीबद्ध है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन के बारे में बयान देंगे। डॉक्टर
किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन सांसद रितेश पांडे और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण लोकसभा में पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, क्या कुछ सूचीबद्ध है आज की कार्रवाई की? अगर बात करें, कल नियम 193 के तहत बातचीत होनी थी, चर्चा होनी थी, वो नहीं हो पाई। विधेयक था, विधेयक पर भी बातचीत नहीं हो पाई है। आज क्या कुछ संभावना है? प्रतिबिंब, अगर हम देखें, मानसून सत्र का ये दूसरा सप्ताह चल रहा है और दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है, लेकिन सदन में गतिरोध टूट नहीं रहा है और विपक्ष जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वो हंगामा करते हुए अवरोध पैदा करता है सदन के अंदर और तख्तियां बैनर लेकर वो वेल में आ जाते हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की थी कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और शून्यकाल में या प्रश्नकाल खत्म हो जाने के बाद हम जिस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं उस मुद्दे को उठाने का मौका आपको देंगे। लेकिन हमने देखा प्रश्नकाल को बाधित किया गया और लोकसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सदन नहीं चला। उसके बाद जब 3 बजे सदन दोबारा से बैठा तब भी लोकसभा अध्यक्ष ने एक तरह से सभी सदस्यों को वार्न करते हुए कहा कि मैं विवश होकर आप लोगों के नाम ले लूंगा जो लोग तख्तियां लेकर सदन के अंदर आ रहे हैं और आसन को सदन नहीं चलाने दे रहे हैं। ये विरोध करना अधिकार है विपक्ष का, लेकिन उसके लिए अपनी प्रक्रियाएं हैं और अगर दोबारा ऐसा किया गया तो वो नाम ले लेंगे और सदस्यों के ऊपर कोई कठोर कदम भी उठाया जा सकता है और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद सदन जब दोबारा बैठा तो सभापति जो थे वो राजेंद्र अग्रवाल थे और वो आए, उन्होंने सदन को चलाने का प्रयास किया। नियम 377 के तहत जनहित के मुद्दे सांसदों ने उठाए। उसके बाद विधायी कामकाज और नियम 193 के तहत जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसे भी लेने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्य अवरोध पैदा कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर कहा भी कि लोकसभा अध्यक्ष ने वार्निंग दी थी कि अगर तख्तियां लहराई गई तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। उसके बावजूद भी जो विपक्ष के कुछ सदस्य हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल जी ने 4 कांग्रेस के सांसदों का नाम लिया, TN प्रतापन, मणिकम टैगोर, ज्योति मणि और रामिया हरिदास का। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इन चारों सदस्यों को पूरे सत्र के लिए, जो बचा हुआ सत्र है मानसून सत्र, उसके लिए निलंबित करने का एक प्रस्ताव रखा जिसका अनुमोदन पूरे सदन ने किया। उसके बाद इन चारों सदस्यों को निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए और उसके बाद सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित हो गई है। अब आज की अगर हम कार्यसूची की बात करें प्रतिबिंब, तो आज काफी महत्वपूर्ण कामकाज सदन में लगा हुआ है। प्रश्नकाल के लिहाज से आज गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम गृह मंत्रालय से जुड़े हुए सवालों की बात करें तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज लोकसभा में पूछा जाना है, जिसमें पूछा जा रहा है कि साल 2014 के बाद वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में क्या कमी आई है, घटनाओं का क्या ब्यौरा है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे ही जो काश्तकार किसान होते हैं, जो बटाई पे और किराए पे किसानी करते हैं खेतों में, जिनकी अपनी जोत नहीं होती है, उनको लेकर किस तरह की योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, इस जैसे महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज प्रश्नकाल जब चले तो इन जैसे महत्वपूर्ण जो सवाल है उनके जवाब आज मंत्रालय द्वारा पूछे जाएं और सांसद भी इससे जुड़े अनुपूरक प्रश्न आज पूछेंगे। जैसा आपने बताया, संसदीय समितियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं, जिसमें MSME सेक्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको लेकर जो एक कैश फ्लो है उसको लेकर एक संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी आज सदन में रखी जानी है। विधायी कामकाज के लिहाज से फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल और नियम 193 के तहत खेलों पर भी हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी सुशील कुमार सिंह, बीजेपी के माननीय सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सस्मित जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा राज्यसभा के भीतर भी ऐसा हो चुका है, निलंबन हो चुका है सांसदों का, और कल हमें देखने में आया कि लोकसभा में भी 4 माननीय सांसदों को आखिरकार निलंबित करना पड़ा। क्या ऐसी जो है भूमिका बन जाती है या फिर ऐसा वातावरण सदन के भीतर बन जाता है कि निलंबन
तक जाने पर मजबूर हो जाता है? देखिए, सदन की अपनी गरिमा है। सदन में चर्चा हो, सदन में जो विषय है, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो जीरो आवर हो, स्पेशल मेंशंस हो या डिबेट डिस्कशन हो, तो माननीय चेयरमैन राज्यसभा के उन्होंने हमेशा कहा है, लेट्स डिस्कस, लेट्स डिबेट, लेट्स डिस्पोज, बट लेट्स नॉट डिसरप्ट। और इसी सोच के साथ सदन चलनी चाहिए। विरोधियों के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए स्कोप है कि उसको विरोध करें, बट विरोध के कुछ दायरे होते हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, कुछ इस तरह के प्रावधान होते हैं कि आप अपनी बात को रख सकें बिना किसी दूसरे सांसद को किसी तरह का रोक लगा के। और जब वेल में आया जाता है तो वेल में अगर आप आते हैं, पहली बात तो है वेल में आना नहीं चाहिए, और अगर भी आते हैं प्लेकार्ड्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह लेके आना उचित नहीं है। और जब एक गरिमा कहीं ना कहीं टूटती है तब जो नियम है संसद के, उसके माध्यम से कार्रवाई होती है। और कल लोकसभा में 4 माननीय सांसदों का सस्पेंशन हुआ है, उससे पहले राज्यसभा में हुआ था पिछले साल। तो मुझे लगता है, और ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, कि संसद चर्चा के लिए है। अगर विरोध है तो विरोध आप संसद में चर्चा के माध्यम से रख सकते हैं, डिबेट डिस्कशन के माध्यम से रख सकते हैं, बट जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे संसद की गरिमा पे भी ठेस पहुंचती है। साथ में जो बाकी सांसद हैं जो इस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका भी हक का हनन होता है जी। तो इसलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि सारे सांसदों को अपना अगर कोई विरोध है भी तो उसको संसदीय परंपरा के तहत उसको बताएं। लेकिन सुशील जी, यहाँ पर कांग्रेस का कहना तो ये है कि उसके सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नहीं, ये परिस्थिति ठीक उलट है। जैसा कि मेरे सहयोगी सांसद जी ने अभी आपको बताया कि संसद की एक गरिमा होती है अपनी। कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर मैं यही कहूँगा कि स्थिति ठीक उलट है। कांग्रेस पार्टी के सांसद ही बाकी पार्टियों के सांसदों की आवाज़ को दबा रहे हैं। चूँकि संसद बहस के लिए है, चर्चा के लिए है, और संसद में कोई सांसद किसी भी प्रकार का सवाल किसी भी नियम के तहत उठाता है, चाहे वो स्टार्ट क्वेश्चन हो, अनस्टार्ट हो, जीरो आर हो, 377 हो, स्पेशल मेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो देश हित में और देश की जनता के हित में होता है। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है और संसद जिस तरह से बाधित हो रही है, तो इससे नुकसान आखिरकार देश की जनता का ही है। बट ये लोग क्यों नहीं समझते हैं इस बात को, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और किसी सांसद का निलंबन होना ये एकदम से अंतिम है। कोई भी स्पीकर कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी सांसद को वो निलंबित करें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है, आवश्यक कार्य इस तरह से बाधित किए जाते हैं और वो नियमों का सहारा लेकर ही उन्हें ऐसा करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। जी, कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वर्चुअली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और संसद की कार्रवाई को बहुत करीने से जानते पहचानते हैं। कुमार राकेश जी, ये नियम 372 के तहत ये कार्रवाई हुई है, 4 सांसदों को निलंबित किया गया है, तो क्या अलग अलग नियम होते हैं निलंबन के? क्या कुछ कहता है आखिरकार नियम? देखिए, ये नियम तो यही है कि जब उस नियम के अंतर्गत जो चेयर होता है, जैसे कल राजेंद्र अग्रवाल जी लोकसभा में बैठे हुए थे, जो उनका नाम ले लेते हैं, तो उसके बाद उन सांसदों को वहां से जो वेल है वहां से या जो हाउस है उससे बाहर जाना होता है और सरकार की तरफ से रिजोल्यूशन आता है उनके सस्पेंशन का, जैसा कल हुआ। इसमें मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है पार्लियामेंट में कि पिछले हफ्ते मंडे से सेशन शुरू हुआ है, मानसून सेशन, और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्टिव वे में हुआ नहीं है। डीन के बीच में, डिबेट के बीच, ये शोर शराबे के बीच में थोड़ा मोड़ा कोई बिजनेस हुआ है, लेकिन एज सच उसको हम वॉश आउट ही बोलेंगे। तो जीरो आवर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन आवर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस इम्पास को तो ब्रेक करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ट्रेडिशन हमारे यहाँ हो गया है कि अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है, बहुत पहले जब बीजेपी भी थी, तो एक ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना कोई एक अचीवमेंट है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि पिछले 8 दिन ऐसे ही खराब हो गए हैं, इतने पब्लिक मनी भी खर्च होता है, कोई बिजनेस भी नहीं हो पाता है।
और कल स्पीकर ने ये भी बोल दिया था कि अगर आप 3 बजे के बाद भी ऐसा करते रहेंगे तब हम आपको कुछ न कुछ इसके बारे में हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं लाइन तो ड्रॉ करनी ही है और अब ये देखना होगा कि आज क्या होता है, अपोजिशन का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाए, आधे के आधे सेशन में काम नहीं हो, ये तो देश के प्रजातंत्र के बारे में इट्स नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन। जी ये तो अभी तक क्या कुछ हुआ कल लोकसभा के भीतर उस पर चर्चा चल रही है और एजेंडे की बात हुई, क्या कुछ होने वाला है लोकसभा के भीतर वो भी हमने बताया, लेकिन उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा की कार्यसूची की बात करें तो राज्यसभा की कार्यसूची में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के 19 जुलाई को सदन में पेश किए गए प्रस्ताव पर आज चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में संसदीय समिति के विवरण, प्रस्ताव और मंत्रियों के वक्तव्य पेश किए जाना भी सूचीबद्ध है। सभा पटल पर रखे जाने वाले अहम पत्रों के साथ ही सांसद ढोला सिंह लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगी। साथ ही सांसद GVL नरसिम्हा राव विभाग संबंधी, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन भी पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृतिका। कल जो है एक विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, आगे बढ़ी, क्या माना जाए आज भी उस तरीके से गतिमान रहेगा सदन और आज सदन में जो सूचीबद्ध कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी? जी हाँ, देखिए प्रतिबिंब, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बताते आए हैं कि जो मॉनसून सत्र है वो बेहद ही अहम सत्र है, क्योंकि बहुत सारे बिल हैं सरकार के पास। और अगर हम पहले हफ्ते की बात करें मॉनसून सत्र की, तो सिर्फ 27% ही जो प्रोडक्टिविटी थी उच्च सदन की वो उतनी रही, और इसके अलावा 18 घंटे 44 मिनट जो हैं वो डिस्ट्रप्शंस में बर्बाद हो गए। और अगर मैं स्टार्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो 75 लिस्टेड क्वेश्चंस में सिर्फ 22 ही ऐसे सवाल थे जिनके मंत्री सदन में जवाब दे पाए। तो ऐसे में लगातार सभापति वेंकैया नायडू कहते आए हैं कि जो सदन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है वो बर्बाद हो रहा है। पिछले हफ्ते सभापति ने सभी फ्लोर लीडर्स के साथ एक मीटिंग भी की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि किसी तरह से जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित ना हो पाए। देखिए कल भी हमने देखा कि लगातार व्यवधान बना रहा, क्योंकि कल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी थी सेंट्रल हॉल में, इसलिए सदन की कार्यवाही 2 बजे से शुरू हुई। उसमें भी हमने देखा कि गतिरोध बना रहा, जहां पर विपक्ष ने कहा कि उसको महंगाई पर चर्चा चाहिए, वहीं सरकार ने कहा कि वो सारे ही मुद्दों पर नियम अनुसार चर्चा के लिए तैयार हैं। और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये भी कहा कि जब वित्त मंत्री, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक हो जाएगी वो आकर सदन में जितने भी सदस्यों के सवाल हैं महंगाई को लेकर उस पर ब्यौरावार जवाब देंगी। अब देखना होगा किस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो जैसा कि आपने कहा फॉर्मल बिजनेस प्रतिवेदन है समितियों के, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मंत्रालयों से जुड़े हैं, चाहे वो आयुष हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पावर। तो इन सभी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि जो चेंजेस किए गए हैं अभी GST स्लैब में, इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट पे, पावर कंजम्पशन पर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर। तो अब देखना होगा कि किस तरह से सहमति बनती है, क्योंकि कल की भी अगर हम बात करें तो हमारे पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं वाइस चेयरमैन डॉक्टर सस्मित पात्रा। लगातार रिकॉर्ड कल राज्यसभा में 14 पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर उठाए गए, जिसका चेयर ने जवाब दिया। तो आज किस तरह से सहमति बनती है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। सस्मित जी, आपका जिक्र यहाँ पर कृति ने किया है और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हमने देखा कि बीजेडी के सांसद चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके भीतर जो है गुण दोष के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या माना जाए अब थोड़ा सा और गतिमान होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा ट्रेंड सा नज़र आ रहा है कि पहला एक सप्ताह थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहता है, उसके बाद अपना ट्रैक पर आ जाता है अपनी पूरी प्रतिबिंब जी, मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ संसद के भीतर के विषय नहीं है, कुछ विषय ऐसे हैं जो संसद के बाहर में भी चल रहे हैं,
जिसकी वजह से भी हो सकता है संसद पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मगर एक बात तय है कि ये जो दूसरा सप्ताह है, अगर इसमें भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो पाता है तो लगता है कि मॉनसून सेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। अब जब विधेयक जब दिन में पास होते हैं वो उचित भी नहीं है, क्योंकि विधेयक जो है चर्चा के लिए आते हैं। और आपको याद होगा अभी कुछ ही महीने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी इस पर रिमार्क किया था कि जब डिस्कशंस और डिबेट्स कम होते हैं तब उनके लिए भी, जुडिशरी के लिए भी इसको इंटरप्रेट करना लॉज को डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो अगले 2-3 दिन है बहुत क्रूशियल है। और मैं आशा करता हूं दोनों ही पक्ष, सरकार और विपक्ष, कोई आपसी समझौते पे आए, एक इम्पास ब्रेक हो। अगर नहीं होता है तो ये जो संसदीय व्यवस्था है जिस पे हम चर्चा करते हैं, इस पर विश्लेषण होता है, सारे देश की निगाह होती है, देश के विकास के लिए लगता है, तो कहीं ना कहीं यह बाधित होने से जो 130 करोड़ जनता है उनके जो स्वार्थों का हनन होता है, ये उचित नहीं है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चर्चा चाहते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा है। और सभापति का ये बार बार कहना है कि आप किस नियम के तहत किस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं वो आप बताइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है। तो ये नियम को लेकर कहाँ बात अटकी हुई है? बात नियम को लेकर नहीं, जैसे कल कॉलिंग अटेंशन मोशन था और विपक्ष की तरफ से ही कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया गया था कि पोस्ट कोविड की सिम्टम्स की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पर, उस पर चर्चा हो। ये तो सत्ता पक्ष नहीं लाई थी, विपक्ष लाई थी। और विपक्ष को इसलिए उस पर अपना मत रखना चाहिए था, मगर विपक्ष ने नहीं रखा था। और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है कि माननीय चेयरमैन साहब ने मना किया है कि कोई डिस्कशन नहीं होगा, बट जो विषय श्री पीयूष गोयल जी ने, लीडर ऑफ द हाउस ने उठाया है, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। और अभी माननीय वित्त मंत्री जी, उनको कोविड हुआ है, रिकवर कर रही हैं, एक बार रिकवर कर जाती है बिल्कुल चर्चा करेंगे और वो आके सदन में उसका उत्तर देंगे। तो मुझे लगता है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, 1 हफ्ता ऑलरेडी जा चुका है, तो लेजिस्लेटिव बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। विधेयक कई सारे हैं जो लिस्टेड है, उनको आगे लेना चाहिए। जीरो और स्पेशल मेंशंस, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, बीजू जनता दल है, वाईएसआर है, टीआरएस है, टीडीपी है, तो हम लोग को एक मौका मिलता है अपने राज्यों के विषय उठाने के लिए, विशेषकर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्यसभा में। और जब ये ऐसा डेडलॉक हो जाते हैं तब लोगों के लिए बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है हम लोगों के लिए, सांसदों के लिए, कि हम अपने अपने क्षेत्रों की बारी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विधेयक पे तो हमें चर्चा करनी ही है जी। मगर जब जीरो और स्पेशल मेंशंस होते हैं, वहां पर राज्यों की चर्चा होती है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और जब हमारा जब हक है, खनन होता है, तो बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नकाल में बहुत मुश्किल से किसी सांसद का प्रश्न सूचीबद्ध होता है। आज मेरा आज मेरा स्टार्ट क्वेश्चन है पोर्ट्स पे, मैंने किया है, क्योंकि उड़ीसा आप जानते हैं 400 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। पारादीप पोर्ट है जो अभी लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है। 3 और नए पोर्ट्स आ रहे हैं, ग्रीनफील्ड पोर्ट्स हैं। कई ऐसे अहम विषय हैं, जैसे उड़ीसा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, कई ऐसे विषय हैं जो कि कोस्ट लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आज अच्छे से चले सदन, और सदन पे चर्चा हो, गर्मा गर्मी की चर्चा हो, मगर चर्चे में बात आए, ना कि डेडलॉक पे। जी जी, चर्चा में बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये भी लगातार कहता है कि ये वाला विधेयक बगैर चर्चा के पारित करवा दिया गया, वो वाला विधेयक बगैर चर्चा के पारित करवा दिया गया। क्या सरकार के सामने भी एक मजबूरी हो जाती है कि समय जब कम रह जाता है, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, तब चर्चा के लिए समय नहीं है, और वो विधेयक बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं सदन से पारित करवाना, इसलिए भी बगैर चर्चा के भी कई बार विधेयक पास हो जाते हैं? नहीं, एक्चुअली सरकार के पास एक दायित्व है कि उनको जो गवर्नेंस है उसको आगे ले जाना है, और जो विधेयक हैं वो इनेबलिंग प्रोविजंस होते हैं सरकार को अपने गवर्नेंस को आगे ले जाने के लिए। और जब रुक जाती है मैटर्स, तो जाहिर सी बात है दिन में पास करना एक आवश्यकता पड़ जाता है। जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है, कैसे प्रावधान होते हैं जो कि वित्तीय नियमों के अनुसार इमीडिएटली इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसी सत्र में पास होना चाहिए, वरना कुछ ऑर्डिनेंस के माध्यम से आते हैं। तो ऐसे कई सारे विधेयक हैं जिनका कि पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तब जाके दिन में पास करना अनिवार्य हो जाता है।
जी हाँ, और आपने जैसा कि बताया कि आज बीजेडी संसदीय बोर्ड की शायद बैठक है और उसमें आपको सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, जैसा कि सस्मित जी बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि उनका प्रश्नकाल में प्रश्न लगा होता है, लेकिन व्यवधान की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है और उस वजह से वो सांसद जो है अपना प्रश्न नहीं पूछ पाता है। सुशील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो के भीतर। यहाँ एक मजबूरी यहाँ पर और एक बेचैनी और परेशानी जो है यहाँ पर साझा की हमारे साथ सस्मित जी ने कि कई बार बहुत मुश्किल से प्रश्न लगता है प्रश्नकाल में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाती है तो ठगा सा महसूस करता है। और ऐसा ही मुझे लगता है कि बहुत सारे विपक्ष के जो पार्टी के सांसद हैं उनको भी लगता होगा, क्योंकि उनके भी तो प्रश्न लगते हैं प्रश्नकाल में और शून्यकाल में भी बहुत महत्व के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई जब सुचारू रूप से नहीं चल पाती है तो वो भी अपनी बात नहीं कह पाते। बिल्कुल सही। आपसी बातचीत जब सांसदों के बीच होती है तो वो इस बात को महसूस करते हैं और उनका ये कहना होता है कि मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा था। एक तो क्वेश्चन लगते बड़े मुश्किल से हैं, इनके लिए बैलेट होता है और जिस सांसद का कोई क्वेश्चन यदि स्टार्ट में लग गया तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिया था और वो लग गया। देखिए, क्वेश्चन आवर में जो स्टार्ट क्वेश्चंस भी होते हैं वो केवल 20 ही लिस्टेड होते हैं। उस 20 में आपने देखा हो कि एवरेज 6 या 7 तक क्वेश्चन का वर्बल रिप्लाई होता है, बाकी फिर रिटर्न आंसर आपको मिल जाता है। तो अच्छा तब लगता है जब आपके सवाल 1 से 7 के अंदर हो। 7 के आज, जैसे आज ही मेरा जो क्वेश्चन लगा हुआ है ये 10वें नंबर पे है और चूँकि मेरा इलाका नक्सल प्रभावित है, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, मेरा दोनों ज़िला औरंगाबाद और गया, इसलिए उसी पर मैंने एक सवाल दिया है। तो ये 10वें नंबर पर है। इसके अगर संसद चला, मैं तो चाहूँगा कि संसद चले, यदि संसद चला तो इसका जवाब मौखिक तौर पर मुझे मिल सकता है। जी जी, ये इसका जिक्र हमारे सहयोगी ने भी किया। मिलता है जी, तो सदस्य को 2 पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, तो ये और अच्छा होता है। अब जब संसद ही नहीं चले, एक तो चाहे स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, 0R हो, 377 हो या और कुछ चीज़ों, बाकी चीज़ें आपके किस्मत पर भाग्य पर होती है। आप देते हैं, बहुत सारे MP देते हैं, उतना सबका लिया नहीं जा सकता, तो फिर लॉटरी होती है और लॉटरी में अगर आ गया। अब ये सब कुछ होकर जब स्थिति सामने आती है, क्वेश्चन आपका लग जाता है या 0R में आपका नाम आ जाता है बैलेट में, और उसके बाद संसद ना चले और आपको सरकार की तरफ से जवाब ना मिले या आप अपनी बात नहीं कह सकें अपने राज्य के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए, तो फिर आपको बड़ा दुख होता है। जी, तो लोकसभा में आज क्या कुछ और होने वाला है? लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात की जाए तो आज सदन की कार्यसूची में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। इस विधेयक को 18 जुलाई को सदन में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इस विधेयक के जरिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में संशोधन किया जाएगा। इस एक्ट के जरिए राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न राज्यों में एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तारीखों को अधिसूचित कर सकती है। किसी भी राज्य में कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के प्रावधानों को किसी भी राज्य में लागू करने के लिए उस राज्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किया जाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के मामलों में ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। इस विधेयक के जरिए विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में एक्ट को 15 फरवरी 2019 और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से प्रभावी बनाने का कार्य किया जाएगा। जी हाँ, हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सूरज, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्या संभावना कहती हैं और क्या विशेष रूप से नागालैंड और हिमाचल के प्रावधानों को लेकर ये विधेयक है?
प्रतिबिंब विधेयक के विषय में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है कि कांग्रेस के सांसद हेवी ईडन और बेनी बेहनन ने एडजमेंट मोशन आज लोकसभा अध्यक्ष को दिए हैं, जिन पर उनको फैसला लेना है। हेवी ईडन ने जो कल 4 सांसद कांग्रेस के सस्पेंड हुए हैं पूरे सत्र को लेकर, उसको लेकर आज एडजमेंट मोशन दिया है कि इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो विधायी कामकाज की आपने आज की कार्यसूची में लोकसभा में शामिल है प्रतिबिंब, उसमें फैमिली कोर्ट बिल जो है, अमेंडमेंट बिल, वो एक कहने को छोटा बिल हो सकता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1984 के इस फैमिली कोर्ट कानून में यह प्रावधान है कि राज्य जो है वो हाई कोर्ट की निगरानी में अपने यहाँ फैमिली कोर्ट बना सकती हैं, जो कि पारिवारिक समस्या से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनकी सुनवाई करेगी। एक ऐसा मामला हिमाचल प्रदेश में हुआ जहाँ पर फैमिली कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसमें एक रोचक बात यह पता चली कि जो फैमिली कोर्ट 1984 का अधिनियम है उसमें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 2 राज्यों को अधिसूचित नहीं किया गया है कि वो अपने राज्यों में फैमिली कोर्ट बनाए। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पार्टी भी उस केस में बनाया हुआ है। तो उसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने यह कानून जो है उसमें एक संशोधन लाते हुए फैमिली कोर्ट हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में भी स्थापित हो, उसको लेकर यह बिल लेकर आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर अगर सदन चलती है और चर्चा होती है तो यह विधेयक आज पारित कराया जा सकता है। प्रतिबिंब, इसके अलावा प्रतिबिंब आज नियम 193 के तहत एक चर्चा भी सूचीबद्ध है जो कि पिछले सत्र में थी, वो भारत में खेलों को सूरज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपसे और अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुशील जी से इस विधेयक पर बातचीत कर लेते हैं। विधेयक को लेकर जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कोर्ट की शरण में आप जाते हैं मामले को सुलझाने के लिए, अगर उसके अधिकार की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है तो बेचारा व्यक्ति कहाँ जाए। नहीं, अब आप इसी विधेयक को देख लीजिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है। कहने के लिए छोटा विधेयक हो सकता है जी, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है कि जिस समस्या के समाधान के लिए आप उस कोर्ट के पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, और उस कोर्ट की वैधता को ही कोई क्वेश्चन हो तो फिर आदमी कहाँ जाए। इसी के समाधान के लिए इसमें अमेंडमेंट के लिए आज सरकार ये विधेयक ला रही है और ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संसद का चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ये देश हित का मामला होता है, जनहित का मामला होता है। जैसे आप देखेंगे कि आजकल पारिवारिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। परिवारों के अंदर विवाद की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी ही रही है। इसलिए इस नियम में संशोधन होना और उसकी कोर्ट की वैधता को बहाल करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे न जाने कितने महत्वपूर्ण मामले संसद के हर सत्र में हर दिन आता है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं विपक्ष का भी सांसद रहा हूँ और पक्ष का भी सांसद रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कब वेल में गया, और वेल में जाना कोई अपनी उपलब्धि नहीं मानता। या मैं अपने सहयोगी सांसदों से, विपक्ष के भी मित्रों से कहना चाहूँगा कि संसद को बाधित करना, वेल में जाना, पोस्टर लहराना, और हद तो तब हो गई थी जब कागज़ के गोले बनाए गए और स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंका गया। ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति थी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई एडजॉर्नमेंट के बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो हर सांसद की ये चाहत होती है कि अब संसद सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद अगला दिन होता है तो लगता है कि हाँ अब चलेगा, अगले सप्ताह होते हैं तो लगता है कि हाँ अब चलेगा, अब डिस्टर्बन नहीं होगा। जी, हमारे साथ कुमार राकेश लगातार बने हुए हैं। कुमार राकेश, यहाँ पर बात आई विधेयक की, और इस विधेयक की अगर बात करें, केवल यही स्थिति हो सकती है कि सदन की कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है। अगर चलती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष की ओर से इस विधेयक को लेकर कोई विरोध होगा। हाँ बिल्कुल, इस बिल में कोई विवाद नहीं है, इस बिल में कोई राजनीति नहीं है। ये बिल तो इसके पीछे ये कारण रहा है कि जो ओरिजिनल बिल था 1984 का, तो उसमें ये सारे स्टेट्स को एम्पावर किया गया है कि आप किसी भी सिटी में जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है या जहाँ भी उनको लगता है कि नेसेसरी है वहाँ पर आप फैमिली कोर्ट सेटअप कीजिए, ताकि जो भी मैरिटल डिस्प्यूट है, कोई भी जो फैमिली डिस्प्यूट है, उसको हम स्पीडली वहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। लेकिन इसमें सेंट्रल नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है।
और जो 2 स्टेट हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश और शायद नागालैंड, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने उसे चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में, ये कह के कि उसमें सेंट्रल नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये जो बिल है एक प्रोसीजरल बिल है और इसमें कहीं डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन बात वही है जो सुशील जी कह रहे हैं कि अगर फिर से अगर वो शोर शराबा चलता रहे तो बिल पास करना मुश्किल होगा, फिर शायद मजबूरी में बिल को दिन में ही पास किया जा सके, जैसा हमने कई बार पिछले जी, लेकिन सेशंस सुशील में जी भी ने देखा एक है। बात और कही है कुमार, सुशील जी ने कहा है कि मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सांसद रहा हूं, मैं बैल में कभी नहीं गया। बैल में जाना क्या पार्टीगत नीति के अंतर्गत होता है किसी सांसद का जाना? क्योंकि खुद से तो शायद कोई सांसद जा नहीं सकता, क्या कोई रणनीति होती है? देखिए, सुशील जी शायद कभी नहीं गए हैं, लेकिन उनके पार्टी के बाकी एमपीज का तो जब अपोजिशन में वो थे तो शायद गए ही हैं। तो ये जैसे अभी भी अगर जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपोजिशन के एमपीज वेल में होते हैं, तो शायद उनके कुछ नेता नहीं भी जाते। लेकिन हाँ, ये एक लार्जर स्ट्रेटजी का ही पार्ट होता है कि आपको जानबूझ के संसद की कार्रवाई ऑब्स्ट्रक्ट करते हो और एक अचीवमेंट के रूप में आप बाद में उसे पेश करते हो कि हमने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। कहीं न कहीं एक ऐसा एक फ्लॉड स्ट्रक्चर हो गया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, तो वो एक अचीवमेंट है, और संसद अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं अपोजिशन शोर-शराबा अच्छे से नहीं मचा रहा है। तो ये जी। कहीं न कहीं एक फ्लॉ है, क्योंकि हमने अभी पिछले 7 सालों से हमने बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को देखा है, कांग्रेस हो गई या कोई और अपोजिशन पार्टी है। उसके पहले हमने दूसरे, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब भी हमने देखा था कि पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं नहीं कहीं एक हायर लेवल में एक रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है कि इस तरीके का इम्पास नहीं हो। क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है कि हम एक तरफ पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं और दूसरी तरफ उस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में कोई काम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, तो चलिए सरकार को ये जानने विपक्ष की के कोशिश जो कर बड़े लेते लोग- हैं कि क्या क्या कार्य और सूचीबद्ध हैं। और विधेयक की बात करें राज्यसभा की, तो सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 राज्यसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। इस विधेयक को लोकसभा में 5 अप्रैल को पेश किया गया और 6 अप्रैल को ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। इस बिल के जरिए सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध एक्ट 2005 में संशोधन किए जाना है। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के सामूहिक विनाश के लिए हथियारों की उपलब्धता को रोकना है। ये विधेयक ऐसे हथियारों के गैर कानूनी डिलीवरी सिस्टम को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम साबित होगा। इसके साथ ही इस बिल के जरिए इस प्रकार के किसी भी गैर कानूनी कार्य जिसमें इन्हें बनाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है के लिए आर्थिक सहायता को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सामूहिक विनाश के हथियारों में बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर इन सभी प्रकार के हथियार शामिल हैं। उच्च सदन में कल इस विधेयक पर चर्चा हुई और आज केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस विधेयक पर जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा से। कृति, कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर थोड़ी गाड़ी कल आगे बढ़ी, क्या गाड़ी परिणति तक पहुंच सकती है आज, क्या माना जाए? जी हाँ, देखिए प्रतिबिंब कल हमें व्यवधान में ही सही लगातार जो बना रहा, गतिरोध के बीच ही इस पे एक सार्थक चर्चा सुनने को मिली, जहां पर जो भी सदस्य हैं उन्होंने उठाया ये मुद्दा कि किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स के पास जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जाने का बड़ा खतरा है, चाहे वो टेररिस्ट हो, नक्सलवादी हो। इसके अलावा जो इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड टास्क फोर्स, उस पर भी लोगों ने चिंता जताई कि हमें जल्दी से जल्दी जिसके भी हम सिग्नेटरी हैं उसको जिसके भी कंप्लाइंसेस करने हैं हमें वो करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। देखिए लगातार भारत ये कहता आया है कि किसी तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या फिर टेररिस्ट हैं उनकी फिनेंसिंग पर रोक होना चाहिए। तो ये जो बिल है इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि जो भी इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर हैं उनकी फाइनेंसिंग में रोक लगाने के लिए, और ऐसा ये जो विधेयक है ये सरकार को एम्पावर करता है कि वो अटैच कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसका भी रास्ता साफ करता है। तो आज हमें इस पर जो विदेश मंत्री हैं उनका जवाब सुनने को मिल सकता है उच्च सदन में।
तो माना ये जाए कि सिर्फ संसद की कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है, इसी का प्रश्न है। अगर राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से आज चलती है तो ये विधेयक जो है, इस विधेयक पर आज चर्चा पूरी हो सकती है और मंत्री महोदय इस पर जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिबिंब। देखिए, आपको पहले भी याद होगा, जो पिछले हफ्ते जब मानसून सत्र था तब सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया था। तब सरकार ने कहा था कि ये एक महत्वपूर्ण बिल है जो इंडिया के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को लेकर है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, सेफ्टी को लेकर है, इंटेग्रिटी को लेकर है। इसीलिए जब सदन में विपक्ष होगा तब सरकार ये चर्चा चाहती है। इसी तरह से इसी क्रम में हमने देखा कि कल किस तरह से चर्चा हुई। हालांकि लगातार गतिरोध बना रहा, लेकिन आज ये उम्मीद है कि इस पर एक सार्थक जवाब हमें सुनने को मिल सकता है और उच्च सदन से ये बिल जो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है वो आज राज्यसभा से भी पारित हो जाए। प्रतिबिंब। प्रति बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, वहां बने रहने के लिए। प्रति मिश्रा हमारी सहयोगी जो जानकारी दे रही थी कि राज्यसभा में कल क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आज होने की संभावना है। एक टिप्पणी आपसे भी ले लेते हैं सुशील जी। यहाँ पर बात चल रही है कि केवल ये इसी का प्रश्न है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है या नहीं चलती है। जो विधेयक सूचीबद्ध है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है विपक्ष में भी। प्रश्न यही है ना कि जब विधेयक का सपोर्ट भी होता है, विधेयक नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, विधेयक नॉन पॉलिटिकल होता है, फिर भी उस पे सार्थक और सकारात्मक चर्चा नहीं होती है, तो ये बात बड़ा ही निराशाजनक है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, विरोध उसका नहीं है, लेकिन आप कोई अच्छा सुझाव देना चाहते हैं, आप उसमें कोई अच्छी चीज़ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के विप से या अपनी पार्टी के निर्देश से ये बंधे हुए हैं कि नहीं, संसद को नहीं चलने देना है, संसद को बाधित करना है, तो आप चाह कर भी अपनी बात को वहाँ नहीं रख पाते। तो हर सांसद चाहता है कि वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे और ये उसके अधिकारों का हनन है। इसलिए मैं सब लोगों से एक छोटे सांसद होने के नाते अपील करूँगा कि संसद को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और अपनी बात बहुत मजबूती से रखनी चाहिए, चाहे वो सुझाव हो या सरकार की आलोचना हो या किसी बात का विरोध हो। जी हाँ, और एक बात और है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि नियम 193 के तहत चर्चा लंबित है लोकसभा के भीतर। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा होना लोकसभा में सूचीबद्ध है। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा था कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना बेहद आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्तापक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उनको मिलने वाली सुविधाएं भी पहले से बेहतर हुई हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, यहाँ पर बातचीत चल रही थी, कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष के सांसद का कोई प्रश्न सूचीबद्ध होता है, उसका उत्तर नहीं मिल पाता क्योंकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती। ऐसा ही कुछ नियम 193 को लेकर हो रहा है। गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन चर्चा अभी भी अटकी हुई है। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है प्रतिबिंब कि जो सांसद हैं वो चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं और पार्टी लाइन की वजह से वो उससे चूक जाते हैं। कल भी हमने एक ऐसी स्थिति ही देखी थी जब नियम 377 के तहत कांग्रेस के तेलंगाना से सांसद वेंकट रेड्डी ने
अपने क्षेत्र का एक मुद्दा उठाया था, जबकि उनकी पार्टी के सारे सांसद वेल में अवरोध पैदा कर रहे थे। अब आते हैं हम नियम 193 के तहत जो खेलों पर एक गंभीर चर्चा है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रतिबिंब क्योंकि 28 जुलाई से ही राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होने हैं, और ये महत्वपूर्ण चर्चा अगर संसद से होगी और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन होगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कई मौक़ों पर देखा है कि जब भी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो पदक जीतते हैं या फिर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हमेशा सदन ने उनका हौसला बढ़ाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की तरफ से उनको प्रशंसा भी भेजी है। ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपने खुद भी कहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव गौरव गोगोई और अनुभव मोहंती लेकर आए थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने विषय की गंभीरता और सदस्यों की इसमें सक्रियता को देखते हुए ही इसे नियम 193 के तहत चर्चा में तब्दील कर दिया था, और ये काफी अच्छी चर्चा रही। एक वाक्य में कहना चाहूंगा, पिछली बार पूर्व ओलंपियन और भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा था कि एक समय कहावत थी, खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। वो अब बदल चुका है, अब है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। ये एक चर्चा है। हमने देखा है पहले भी कि सरकार द्वारा जो फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसका प्रभाव अब हमें देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी अच्छा जीत रहे हैं। किसी भी बड़े इवेंट से पहले प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, और इसकी सराहना हमने देखा था जब पिछले सत्र में इस पर चर्चा हुई थी, उसकी सबने की थी। कुछ सवाल विपक्षी सांसदों ने उठाए थे जिसमें उनका कहना था जो खेल प्राधिकरण है उसमें जो राजनीति हो रही है, जो खिलाड़ी जीतते हैं आप उन्हें हीरो बना देते हैं, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आता है तो उन्हें बेहाल छोड़ दिया जाता है। उनका ध्यान देने की जरूरत है। और हमें याद है कि सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से मोदी रिजीम में खेलों को लेकर स्थिति काफी बदली है। बहुत सकारात्मक लग रहे हो सूरज, और ये ऐसा ही सकारात्मक आज लोकसभा के भीतर का माहौल भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते आपके प्रश्न की बात जरूर कर लेते हैं सुशील जी, क्योंकि शायद नक्सली इलाकों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। क्या प्रश्न है और क्या कुछ चाहते हैं आप इस प्रश्न के माध्यम से? देखिए, आज जो मेरा प्रश्न लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तारांकित प्रश्नों की सूची में, वो यही है कि क्या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में वर्ष 2014 के बाद कमी आई है, और यदि ये कमी आई है, यदि इसका उत्तर हाँ में है, तो फिर सरकार ऐसे ज़िलों में विकास के लिए, अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए जो योजना के तहत राशि निर्गत करती है, उनमें कितनी राशि दी गई, कितना खर्च हुआ, उसमें क्या विकास हो सका। और यदि आज संसद चला तो मैं सरकार से सुझाव के रूप में प्रश्न करते हुए यही मांग करूंगा कि ठीक है कि कुछ ज़िलों में उग्रवादी घटनाओं में कमी हुई है, जिसके चलते इसकी सहायता राशि को कम कर दिया गया है। तो जब ये इस योजना के माध्यम से उग्रवाद में कमी आई, इसका मतलब कि योजनाएं सफल हैं, लेकिन तो फिर उसमें राशि की घटौती ना की जाए और इसी को आगे बढ़ाया जाए ताकि एकदम से उग्रवाद समाप्त ही हो जाए। जी, और हमें याद है कि शायद आपके प्रश्न का जो उत्तर देंगे वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले एक सर्वे जरूर आया था, एक रिपोर्ट आई थी, उस पर ये दिखाया गया था कि लगातार नक्सली क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। संभवतः इसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ माननीय मंत्री का भी उत्तर होगा। लेकिन सुशील जी, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, थैंक यू वेरी मच। और कुमार राकेश जी, आपका भी धन्यवाद वर्चुअली हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर आज प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में ayes have it.
the bill is passed. Parliament in session. Day's legislative business. Debates and discussions. Catch the high points, all the updates on House Highlights. Monday to Friday at 10 p.m. only on Sansad TV. लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद हरीश द्विवेदी गृह मंत्रालय से निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मत्स्य पर 61 दिवसीय प्रबंधन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से योजनाओं के अंतर्गत काश्तकार कृषकों को सम्मिलित किए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद चंद्रशेखर साहू गृह मंत्रालय से फॉरेंसिक जांच से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद विनायक भाऊराव राउत पंचायती राज मंत्रालय से BRGF और RGSY के अंतर्गत धनराशि से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद साजदा अहमद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेल परिसंघों द्वारा खेलकूद संबंधी संहिता का अनुपालन किए जाने से संबंधित सवाल करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद नकुल नाथ ग्रामीण विकास मंत्रालय से योजनाओं के पुनः नामकरण से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद कनी के नक्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अपर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार सिंह जो कि हमारे साथ अभी मौजूद थे, गृह मंत्रालय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद रक्षा निखिल खाट से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि उत्पाद पर लू का प्रभाव से संबंधित सवाल पूछेंगी। सांसद SR पार्थिबन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसान संगठनों की शिकायतों से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद शंकर लालवानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैविक खेती से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद बेलाना चंद्रशेखर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्राकृतिक खेती से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद बाल शौरी वल्लभ नैनी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों के पालन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद MVV सत्यनारायण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से नींबू की खेती से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर राजश्री मल्लिक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से नए मत्स्य बंदरगाहों की स्थापना से जुड़ा सवाल करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से PMFME योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, कॉरपोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग और विद्युत मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछेंगे। सांसद NR इलांगो रसायन और उर्वरक मंत्रालय से अजैविक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक के उपयोग से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद नरहरि अमीन आयुष मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा
पतन, पोत, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों से आंध्र प्रदेश में सागरमाला कार्यक्रम से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद ब्रजलाल वित्त मंत्रालय से जीएसटी स्लैब में बदलाव से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद संतोष कुमार पी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से कपटपूर्ण मुखौटा कंपनियों पर नियंत्रण के प्रयास से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सांसद राघव चड्ढा विद्युत मंत्रालय से देश में विद्युत आपूर्ति की कमी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जवाहर सरकार विद्युत मंत्रालय से विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता से जुड़ा सवाल करने वाले हैं। सांसद डॉक्टर सोनल मान सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर फौजिया खान वित्त मंत्रालय से अमेरिकी डॉलर और पाउंड के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य से जुड़ा सवाल करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से उड़ीसा में पतनों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्रालय से नई लेखा प्रणाली अपनाने के बाद सरकारी बचत से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद संजय राउत वित्त मंत्रालय से बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सार्वजनिक अस्पतालों में जेनरिक दवाइयां लिखने के दिशा निर्देश से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद वेंकटरामन राव मोपी देवी आयुष मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में जड़ी बूटियों के बाग से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।